नमस्कार भाइयों। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हैं और आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान के पॉइंट उदारवाद के विषय में बात करें। उदारवाद एक यूरोपीय विचारधारा के रूप में शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से पुनर्जागरण काल में या धर्म सुधार आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत होती है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानते हुए उसके अधिकार और स्वतंत्रता के विषय में अपने विचार व्यक्त करती है, या ये कहें कि व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हुए उसके विचार, उसके स्वतंत्रता और व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने की पक्षधर विचारधारा उदारवादी विचारधारा है। यदि हम आधुनिक समय में चलने वाली राजनीतिक विचारधाराओं के विषय में बात करें तो इन सभी विचारधाराओं से सबसे प्राचीन विचारधारा उदारवादी राजनीतिक विचारधारा है। राजनीतिक विचारधारा का कोई ये उदारवादी विचारधारा का कोई निश्चित समय नहीं है और ना ही कोई निश्चित विचारक है। फिर भी मुख्य रूप से जॉन लॉक को राजनीतिक उदारवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, लॉस्की, मैकाइवर ये इसके अन्य महत्वपूर्ण विचारक हैं। सबसे महत्वपूर्ण विचारक के रूप में या ये कहें राजनीतिक विचारधारा के जनक के रूप में जॉन लॉक को माना जाता है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि जॉन लॉक से पहले उदारवादी विचारधारा नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो प्रतिपादित किया वो जॉन लॉक ने उदारवादी विचारधारा को रखा और ये समय समय पर बदलती रही। जॉन लॉक के अलावा और भी राजनीतिक विचारक हैं, जैसे एडम स्मिथ है, जेरेमी बेंथम है, मैकाइवर है, लॉस्की है, ये भी उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। शुरुआत में उदारवादी विचारधारा ने पोपशाही या राजशाही का जो निरंकुश तंत्र था उसका विरोध किया। मध्ययुगीन समय में पोप का और राजशाही का या सामंतशाही का जो एक निरंकुश तंत्र व्याप्त था उसका विरोध उदारवादी विचारधारा द्वारा किया गया और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने की पक्षधर उदारवादी विचारधारा बनी रही। उस समय ये एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में थी क्योंकि इसने उस समय के निरंकुश तंत्र का विरोध किया। अब हम बात करेंगे उदारवाद की व्युत्पत्ति के विषय में। सामान्यतः जो उदारवाद शब्द है ये अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लिबर से होती है और लिबर का हिंदी अर्थ होता है स्वतंत्रता। अतः उदारवाद स्वतंत्रता से संबंधित व्यक्तिवाद से संबंधित एक विचारधारा है। ये शुरुआत में व्यक्ति स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देती है। व्यक्ति स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण ये स्वतंत्र बाजार की समर्थक रही है, लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव होता रहा है। कभी ये पूंजीवाद के साथ खड़ी रही है, कभी इसने दबे जबान में पूंजीपतियों का समर्थन किया है। लेकिन जब मार्क्सवाद का विकास होने लगा तो ऐसे समय पर यह गरीबों के हित की बात भी करने लगी। मार्क्सवाद के भय के कारण इसने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया और परिवर्तन करके यह गरीबों के हित की बात करने लगती है। 1990-91 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा है उसका आधार कमज़ोर पड़ जाता है और कमज़ोर पड़ने के कारण जो उदारवादी विचारधारा है फिर से पूंजीपतियों के साथ में आकर खड़ी हो जाती है। जो ये उदारवादी विचारधारा है इसका उदय या शुरुआत या जन्म पुनर्जागरण काल के समय पर हुआ या धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा इसका उदय हुआ। लेकिन बाद में औद्योगिकरण ने, जब ब्रिटेन या यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई तो उसे आधार प्रदान किया गया। उसके बाद में पूंजीवाद ने इसको स्वतंत्रता के निकट लाकर खड़ा कर दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति
आस्था के कारण इसने सीमित राज्य को जन्म दिया। जैसे कि कहा जाता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये ऐसा कहने का मुख्य कारण यही था क्योंकि ये व्यक्ति स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देती थी। व्यक्ति स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिए जाने के कारण ही राज्य को अत्यधिक सीमित करने का विचार उदारवाद द्वारा किया गया। उदारवाद का उदय एवं विकास के विषय में बात करेंगे। हालांकि उदारवाद के जनक के रूप में हम जॉन लॉक को जानते हैं, लेकिन जॉन लॉक के अलावा ऐसा नहीं है कि उदारवाद में अन्य विचारक इतने महत्वपूर्ण ना रहे हों। इसके अलावा जो अन्य विचारक हैं उनमें जेरेमी बेंथम है या एडम स्मिथ है जो कि अर्थशास्त्री थे। इसके अलावा लॉस्की है, मैकाइवर है, ये भी महत्वपूर्ण विचारक थे। इसके अलावा मिल हैं, जीएस मिल ने इसके सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। जॉन लॉक द्वारा जो उदारवाद का उदय किया गया या शुरुआत की गई थी, उस उदारवाद को सामान्यतः शास्त्रीय उदारवाद या परंपरागत उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद के रूप में जाना जाता है। लेकिन बाद में जीएस मिल द्वारा उदारवाद में अपने विचार व्यक्त किए गए तो उन विचारों में महत्वपूर्ण विचार के रूप में उदारवाद का एक सकारात्मक स्वरूप सामने रखा। अतः जीएस मिल के बाद में फिर लास्की और मैकाइवर ने भी इसमें परिवर्तन किए, तब जाकर राज्य को एक अच्छाई समझा जाने लगा। अतः राज्य को एक उचित और मानव के कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिस्थापना की गई या उसको महत्व प्रदान किया गया, जबकि उससे पहले सामान्यतः राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में जाना जाता था। सीमित या ऐच्छिकवादी राज्य का समर्थक उदारवादी विचारधारा बनी रही थी। और मैकाइवर और जेएस मिल या लॉस्की के विचारों से उदारवादी विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन किया गया, जिसके कारण राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था का महत्व प्राप्त हुआ या उसको माना जाने लगा और राज्य को एक आवश्यक संस्था माना जाने लगा जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षक है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षक के रूप में राज्य को स्वीकार किया जाने लगा। उसके बाद में मार्क्सवाद का उदय होता है और मार्क्सवाद के उदय के कारण, और ये काफ़ी लोकप्रिय विचारधारा रही और जो अधिक लोकप्रिय विचारधारा होने के कारण इसने राज्य के कार्यों और व्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना स्वीकार किया कि राज्य की शक्ति और व्यक्ति के अधिकारों पर सीमित होने चाहिए, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ये मार्क्सवाद के उदय के कारण, मार्क्सवाद के विकास के कारण उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब हम बात करेंगे उदारवाद की प्रकृति के विषय में। उदारवाद की प्रकृति के विभिन्न चरणों को हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब उदारवाद की शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है पुनर्जागरण काल में, धर्म सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण काल के समय पर इसकी उत्पत्ति होती है। और उसमें उत्पत्ति का मुख्य कारण यह था कि जो मध्य युग में महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, जैसे सामंतशाही संस्था, ये निरंकुश शासन व्यवस्थाएं थीं, चाहे वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो या पोपशाही हो या सामंतशाही व्यवस्था हो, ये निरंकुश शासन व्यवस्था थी और उदारवाद ने क्रांतिकारी स्वरूप धारण करते हुए इनका विरोध किया था। अतः शुरुआत में इसी जो उदारवाद की शुरुआत होती है वो व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्ष को लेकर पोपशाही और सामंतशाही एवं राजशाही का विरोध एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में किया गया। बाद में जब 1688 में दूसरे बिंदु के रूप में हम बात करेंगे राज्य को मानव निर्मित संस्था मानना। जब ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति होती है तो राज्य के जो दैवीय अधिकार थे, जैसा कि माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय स्वरूप में हुई है या राजा देवताओं का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, उस विचारधारा को समाप्त करके राज्य को मानव निर्मित संस्था माना गया। जैसा कि हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विचारकों ने ये विचारधारा प्रतिपादित की कि राज्य ईश्वर निर्मित नहीं है, बल्कि उसे मानव ने अपने लाभ के लिए, अपने
लाभ के लिए एक समझौते के माध्यम से स्थापित किया है। इन विचारधारा के कारण राज्य एक दिव्य स्वरूप न रहकर मानव निर्मित संस्था के रूप में आ जाता है। तीसरे विचारधारा के रूप में हम बात करेंगे व्यक्ति से जुड़ी विचारधारा, जो कि फ्रांस में 1789 में क्रांति होती है और उस क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है निरंकुश शासन को समाप्त करना और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो विश्व प्रसिद्ध नारा है वो नारा इस क्रांति के माध्यम से दिया गया था। अब बात करेंगे मैं स्वतंत्रता से जुड़ी विचारधारा के रूप में। तो स्वतंत्रता के विचारधारा के रूप में जुड़ी से इसकी उदारवाद का जो महत्वपूर्ण उपादेय है या महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ ही मानव अधिकारों की घोषणा भी की गई। और अमेरिका की स्वतंत्रता में जो मानव अधिकार की घोषणा की गई वो न केवल अमेरिका के इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसके कारण व्यक्ति के अधिकारों को एक वैधानिक स्थान प्राप्त किया गया था। अगले पॉइंट के रूप में निरंकुशता का विरोध, संविधानवाद का समर्थन, मॉन्टेग्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। अतः निरंकुशता के विरोध में कि ऐसा ना हो कि राज्य की जो संपूर्ण शक्तियां हैं, सरकार की संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक समूह के हाथ में एकत्रित कर दी जाए। यदि इस प्रकार से यदि संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के नियंत्रण में एकत्रित कर दी जाती हैं तो इससे व्यक्ति के अधिकार समाप्त होने की संभावना रहती है। अतः व्यक्ति के जो अधिकार है वे स्पष्ट और सुरक्षित नहीं रह सकते, बल्कि उचित ये है कि जो महत्वपूर्ण विधानसभा विधायिका संबंधी कार्य हैं, व्यवस्था के संबंधी कार्य हैं, कार्यपाल का संबंधी कार्य है और न्यायपाल का संबंधी कार्य है, ये कार्य अलग अलग संस्थाओं में विभाजित होने चाहिए और वे अपने अपने क्षेत्रों के अंतर्गत स्वतंत्र भी हों कार्य करने के लिए। ये विचारधारा सर्वप्रथम मॉन्टेस्क्यू द्वारा दी गई थी, जो कि अमेरिका के थे और ब्रिटेन की व्यवस्था का अध्ययन करके उन्होंने पुस्तक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ। और स्पिरिट ऑफ लॉ में सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। और ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत व्यक्ति के अधिकारों के सुरक्षित बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में कार्य करता है। और अगला बिंदु है हमारा राज्य के कार्य सीमित कार्य। अतः राज्य के कार्य हैं वो इतने ना हो कि व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। अतः राज्य को अधिक से अधिक सीमित होना चाहिए और उसके कार्य केवल प्रशासन और शांति व्यवस्था तक ही सीमित होने चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो। ये उदारवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण विचार है। इसके बाद अक्षिपवादी राज्य के समर्थक। अतः उदारवादी विचारधारा के जो विचारक हैं वे अक्षिपवादी अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में, जैसा कि जेएस मिल ने व्यक्तिगत कार्य और सार्वजनिक कार्य की जो कल्पना की थी, तो राज्य द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अब बात करेंगे उदारवाद के दो रूप। सामान्यतः उदारवाद के जो दो रूप हैं वे हैं परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद और दूसरा आधुनिक व सकारात्मक उदारवाद। हम पहले बात करेंगे परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद के विषय में। तो परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद में जिन जिन विषयों पर ज़्यादा विचार किया गया या बल दिया गया था उनमें एक ही रूप में बात करते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता पर। जब उदारवाद के शुरुआत के समय पर सबसे पहले पोपशाही, सामंतशाही या राजशाही के जैसे निरंकुश तंत्रों का विरोध किया गया था। उनके विरुद्ध एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में उदारवाद का जन्म हुआ था। अतः जो व्यक्ति को आंतरिक या आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जैसा कि वो उसकी अंतरात्मा जैसा स्वीकार करती है, किस धर्म को स्वीकार करे और कौन सी पूजा पद्धति अपनाए। तो जो धार्मिक तंत्र है उससे व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो, व्यक्ति पोपशाही या इस प्रकार के धार्मिक तंत्र के अधीन ना रहे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जहाँ तक है उदारवाद की विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि उदारवाद राज्य को साधन मानता है और व्यक्ति को साध्य मानता है। अतः व्यक्ति के लाभ के लिए व्यक्ति को उचित जीवन
प्रदान करने के लिए राज्य की स्थापना की है। व्यक्ति ने राज्य की स्थापना अपने लाभ के लिए की है। तो उदारवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देती है, ये व्यक्तिवाद की समर्थक है। अगला बिंदु है सीमित राज्य का समर्थन। जैसा कि हम पहले विचार कर चुके हैं कि उदारवादी विचारधारा सीमित शासन का अत्यधिक समर्थन करती है। ये व्यक्तिवादी विचारधारा पर आधारित विचारधारा है, अतः ये राज्य के शासन को व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने दे और व्यक्ति को अपने विकास के लिए, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ उदारवादी विचारधारा के द्वारा विवेकशील प्राणी माना गया है। जब विवेकशील प्राणी माना गया है तो वो अपने भले और बुरे अतः अपने भविष्य के विषय में स्वयं सोच सकता है। जब वह अपने भविष्य के विषय में स्वयं सोच सकता है तो राज्य को उसके व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु के रूप में पूंजीवाद का पर्याय उदारवाद। सामान्यतः जो उदारवाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है और व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ ही खुले बाजार की नीति का समर्थन करता है। जब वो खुले बाजार की नीति का समर्थन करता है तो इसी के साथ साथ वो पूंजीवाद के समर्थन में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सामान्यतः भौतिक रूप से भी देखते हैं कि उदारवाद को अत्यधिक फंडिंग के रूप में पूंजीवाद द्वारा फंडिंग की जाती है, अतः ये पूंजीवाद के समर्थन में खड़ा रहा है। लेकिन जब मार्क्सवाद का उदय हुआ तो मार्क्सवाद के विकास के वह के कारण ये पूंजीवाद के विरुद्ध में या गरीबों के हित के विषय में भी बात करने लगता है। और ये इसी कारण जब ये उदारवादी विचारधारा पूंजीवाद के समर्थन में आकर खड़ी हो गई तो मार्क्सवादी जैसी विचारधारा का उदय हुआ जो समानता पर अत्यधिक बल देती है, क्योंकि जब इसने पूंजीवाद का समर्थन किया या व्यक्ति स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया तो इसके कारण समाज में असमानता या आर्थिक असमानता व्याप्त हो गई और उस जो असमानता थी उसे समाप्त कर समाज में समानता स्थापित करने के लिए जो विचारधारा की शुरुआत हुई वो थी मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा। और अब हम बात करेंगे आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद या के रूप में जो विचारधारा का उदय हुआ वो उसका मुख्य श्रेय J.S. मिल को दिया जाता है, जिसने कि 19वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा में परिवर्तन करके सकारात्मक या आधुनिक उदारवाद की शुरुआत की और उसके अनुसार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाना उचित समझा। इसी के साथ साथ राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य माना जाने लगा। जिस प्रकार से अत्यधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर इनकम टैक्स लगाया जाता है या आयकर लगाया जाता है, वो भी इसी विचारधारा के तहत लगाया जाता है। अब बात करेंगे हम नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं। जहाँ तक है कि परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद की जो विशेषताएं हैं वे सभी समान हैं। यही जॉन लॉक की उदारवाद है। हालांकि जॉन लॉक के उदारवाद के रूप में हम आगे फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं। नकारात्मक उदारवाद की विशेषताओं के रूप में पहली विशेषता के रूप में बात करेंगे हम व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल। जब उदारवाद का जन्म हुआ था या उदारवाद की शुरुआत हो रही थी उसी समय उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था व्यक्ति स्वतंत्रता, और व्यक्ति स्वतंत्रता होने के कारण व्यक्तिवाद पर अत्यधिक बल दिया गया। अतः उदारवादी विचारधारा के द्वारा व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी माना गया और विवेकशील प्राणी मानते हुए उसकी स्वतंत्रता, अतः वह अपने अच्छे बुरे भले या बुरे के विषय में समझ सकता है और उसे क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसके विषय में वह स्वयं निर्णय कर सकता है। अतः राज्य को उसके व्यक्तिगत मामलों में किसी प्रकार का आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे बिंदु के विषय में हम बात करेंगे मानव के मध्य युग की सांस्कृतिक व धार्मिक जंजीरों से मुक्ति, मानव व्यक्तित्व के मूल्य व आध्यात्मिक समानता पर बल। जब उदारवाद का उदय हो रहा था उस समय मुख्य रूप से यूरोप में जो संस्थाएं थीं जैसे राजशाही विचारधारा
या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या पोपशाही या सामंतशाही, ये एक निरंकुश विचारधाराएं थीं। और निरंकुश शासन तंत्र के बीच में व्यक्ति जैसे जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, उस प्रकार से इनमें जंजीरों की तरह इन विचारधाराओं से जकड़ा हुआ था। बल्कि उदारवाद ने इनके विरुद्ध में एक क्रांतिकारी विचारधारा दी कि राज्य और राजा ना तो राजा देवताओं का प्रतिनिधि है, दिव्य प्रतिनिधि है, और ना ही राज्य की उत्पत्ति दिव्य स्वरूप से हुई है या देवताओं द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं की गई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति मानव के आपसी सहयोग, आपसी समझौते या अपने लाभ के लिए राज्य की उत्पत्ति की गई है। अतः राज्य मानव निर्मित संस्था है। व्यक्ति की तीसरे पॉइंट के रूप में बात करेंगे हम, व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में विश्वास। अतः उदारवादी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा, जो कि हम काफी देर से इस विषय में बात कर रहे हैं कि उदारवाद व्यक्ति को विवेकशील मानते हुए उसकी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों पर विशेष या अत्यधिक बल देता है। या उदारवाद का एक उद्देश्य भी यही है, व्यक्ति को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान कर उसको अधिकार प्रदान किए जाए, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। मानव की विवेकशीलता में विश्वास, अतः व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी उदारवादी विचारधारा मानती है। अतः उसके वो अपने भले और बुरे और उचित और अनुचित के विषय में स्वयं निर्णय कर सकता है। इसमें राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास, जहाँ उदारवादी विचारधारा है, कुछ प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास करता है, जैसे स्वतंत्रता है, जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। इस प्रकार की जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनमें भी उदारवादी विचारधारा विश्वास करता है और व्यक्ति को उपलब्ध कराने की वकालत करता है। अब हम बात कर देंगे लॉक का दर्शन। लॉक ने जो उदारवादी विचारधारा के रूप में विचारधारा दी, तो उन्होंने उदारवादी विचारधारा के रूप में क्या क्या व्यक्त किया था। अतः ये उदारवादी विचारधारा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अतः उनके जो दर्शन है उसके विषय में हम बात करेंगे। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है। जो उदारवादी विचारधारा के एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में जॉन लॉक हैं, उन्होंने जो विचारधारा दी है उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति दिव्य स्वरूप से नहीं हुई है, बल्कि उनकी उत्पत्ति व्यक्ति के आपसी समझौते के माध्यम से हुई है। जैसा कि जॉन लॉक ने या रूसो ने या हॉब्स ने लेवाथन में, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है, इसी प्रकार जॉन लॉक ने भी इस बात को माना है कि राज्य की उत्पत्ति दिव्य स्वरूप से ना होकर व्यक्ति के आपसी समझौते के माध्यम से हुई है। जब और इन दोनों में ही व्यक्ति और राज्य के मध्य शर्तों का निर्धारण किया गया। यदि एक पक्ष या मुख्य रूप से राज्य उन शर्तों को स्वीकार नहीं करता है या उन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो व्यक्ति राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। अतः राज्य में परिवर्तन करने की उसकी इच्छा है और वो कभी भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन विशेष शर्त यह है कि यदि उन शर्तों को, जो शर्तें पहले रखी गई थी, उन शर्तों को यदि राज्य उल्लंघन करता है, तभी व्यक्ति राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकता है। राज्य व व्यक्ति के परस्पर संबंध, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के आपसी समझौते के आधार पर हुई है। अतः व्यक्ति और राज्य के मध्य परस्पर समझौते हुए थे, उन समझौते के आधार पर ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। कुछ शर्तें व्यक्ति पर निर्धारित की गई थी और कुछ शर्तें राज्य पर भी रखी गई थी। यदि उन शर्तों का ये राज्य उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य के विरुद्ध क्रांति करने के लिए स्वतंत्र होगा। ये विचार जॉन लॉक द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा कानून का आधार विवेक ना कि आदेश, जैसा कि माना जाता है कि कानून पालन करने की कारण है, उसमें कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शक्ति के कारण, क्योंकि ये सर्वशक्ति द्वारा या उच्च शक्ति द्वारा दिया गया आदेश है, अतः व्यक्तियों को उसको पालन करना होता है। जबकि जॉन लॉक ने यह माना था कि
हम कानूनों का पालन मान करते हैं, वो इस कारण से नहीं करते क्योंकि वो शक्तिशाली द्वारा दिए गए आदेश हैं, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि ये जो कानून है ये सर्वहित के लिए, लोक कल्याण के लिए निर्मित किए गए हैं और इससे सभी जनता का हित होता है। व्यक्ति विवेकशील है, इसीलिए कानूनों का पालन करता है, बल्कि आदेश के कारण नहीं करता। अगले पॉइंट के रूप में, कम से कम शासन करने वाली सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है। अतः सरकार सीमित होनी चाहिए, कम से कम शासन करे, अतः व्यक्तिगत कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। जो सरकार सबसे कम या व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ेगी, वह सरकार ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। इसके अलावा जॉन लॉक ने यह भी कहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, जो कि उदारवादी विचारधारा के एक आदर्श बिंदु के रूप में माना जाता था। तो राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया था। एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, कुछ शासन संचालन संबंधी कार्य करने के लिए राज्य आवश्यक है, लेकिन राज्य को उतने ही कार्य करने चाहिए जो आवश्यक हैं, जैसे शांति व्यवस्था स्थापित करना, पुलिस कार्य करना या शासन का संचालन करना, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए, बल्कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ सभी संस्थाओं के बंधनों से मुक्ति है। जैसा कि रूसो ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ या मतलब यह है कि जितनी भी संस्थाओं या परंपराओं का व्यक्ति के जीवन पर प्रतिबंध है, वह प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। अतः सभी संस्थाओं से स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है, ऐसा जॉन लॉक ने भी स्वीकार किया है। राज्य निर्माण समझौते के आधार पर हुआ है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति हित की सुरक्षा करना है। उदारवाद मुक्त व्यापार समझौते पर आधारित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। यह राज्य में पूंजीवादी व्यवस्था पर किसी प्रकार के प्रतिबंध को ना करता है, इसीलिए इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। अतः जो उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्ति स्वतंत्रता, अतः व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कार्यों में जो करना चाहे या उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का पक्षधर उदारवाद रहा है। इसी के साथ साथ खुली बाजार व्यवस्था के पक्ष में भी उदारवादी विचारधारा रही है, लेकिन वो कुछ कारणों से या साम्यवादी विचारधारा के उदय के कारण से ही इसमें परिवर्तन आया। अब हम बात कर ये सभी बंधनों की नकारात्मक मना करती है कि व्यक्ति पर किसी प्रकार के बंधन ना हो। अतः उदारवाद का सामान्य अर्थ यही है, जो स्वतंत्रता का अर्थ स्वीकार करती है कि बंधनों से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। तो जब इस प्रकार से ये बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता माना है, तो इस विचारधारा को नकारात्मक उदारवाद के रूप में स्वीकार किया गया। अब नकारात्मक उदारवाद में क्या क्या कमियां हैं, इसकी आलोचना के विषय में हम बात करेंगे कि उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना चाहती है, अतः हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की समर्थक है। और यदि इस प्रकार से हम सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति को खुली छूट दें या उसको स्वतंत्रता प्रदान करें, तो ये नैतिकता के विरुद्ध होगा और एक जो सामाजिक व्यवस्था है वह समाप्ति की तरफ चली जाएगी। या एक खुलापन इतना दिया जाए तो व्यक्ति का एक सामाजिक या नैतिक पतन हो जाएगा। सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी अवधारणा, जब राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया, उसके कार्यों को अत्यधिक सीमित करने का प्रयास किया गया, तो इससे लोक कल्याणकारी जो विचारधारा है राज्य की या राज्य का स्वरूप जो लोक कल्याणकारी है उसका विरोध किया गया, जबकि राज्य को लोक कल्याण के सभी कार्य किए जाने चाहिए। उदारवाद का आर्थिक समाज बाजारू समाज है। सामान्यतः उदारवाद पूंजीवादी विचारधारा के पक्ष में खड़ा रहा है या उसके पक्ष में बात करता है। तो इसका मतलब यह है कि उदारवादी विचारधारा
आर्थिक समाज या खुले बाजार की नीति का समर्थक रहा है, और खुले बाजार की नीति के समर्थक होने के कारण ही समाज में अत्यधिक असमानता उत्पन्न हो गई। गरीब और अमीर व्यक्तियों के मध्य जो असमानता उत्पन्न हुई है वो खुले बाजार के कारण या अत्यधिक आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता के कारण ही ये स्थिति, ये असमानता उत्पन्न हुई है, जो कि सामाजिक व्यवस्था के लिए हानिकारक व्यवस्था है, जो केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों का ध्यान रखती है, सामान्य व्यक्ति के हितों की अनदेखी करती है। बुर्जुआ वर्ग का यहाँ पर अर्थ है पूंजीपति वर्ग। अतः जो उदारवादी विचारधारा है ये खुले बाजार की नीति का समर्थन करती है और साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता का समर्थन करती है। जब ये अत्यधिक स्वतंत्रता का समर्थन कर रही है तो पूंजीपति वर्ग के हितों का ही ध्यान रखती है, बल्कि गरीब या असहाय व्यक्तियों के हितों का विरोध करती है, उनका समर्थन नहीं करती है। अब हम बात करेंगे आधुनिक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद, या इसी को कहेंगे हम सकारात्मक उदारवाद। जैसा कि जे.एस. मिल, लॉस्की और मैकाइवर द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। ये विचारधारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू होती है, जब मार्क्सवाद और समाजवाद का उदय हुआ, और समाजवाद और मार्क्सवाद के उदय के कारण अर्थात साम्यवादी विचारधारा के उदय के कारण और उसका प्रसार अत्यधिक होने लगा। जहाँ तक है कि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे रूस है, चीन है, क्यूबा है, इन क्षेत्रों में, वियतनाम है, इन क्षेत्रों में साम्यवादी शासन स्थापित किया जाने लगा। तो उसके बहस से उदारवाद ने अपने आप में काफ़ी परिवर्तन किए, सुधार किए, जिससे कि सकारात्मक उदारवाद विचारधारा सामने आई। तो सकारात्मक उदारवाद के जो विचारधारा है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल। जब हम पहले परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद के विषय में बात कर रहे थे या नकारात्मक उदारवाद के विषय में बात कर रहे थे, तो वहाँ हमने बताया कि राज्य के कार्य सीमित हों, अतः कम से कम शासन करने वाली सरकार ही सर्वश्रेष्ठ सरकार होती है। लेकिन आधुनिक उदारवाद के विषय में आधुनिक उदारवाद ने उस विचारधारा को बदलते हुए ये स्वीकार कर लिया कि लोक कल्याणकारी सरकार ही सर्वश्रेष्ठ सरकार है। अतः अत्यधिक लोक कल्याणकारी सरकारों की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर सर्वांगीण विकास पर बल, ये उदारवादी विचारधारा का पहले से एक मान्य सिद्धांत है कि व्यक्ति को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, और जब व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तो उसका सभी पक्षों का उचित तरीके से विकास संभव है। शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पक्षों का विकास तभी संभव होगा जब उसे सभी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल, ये नकारात्मक उदारवाद इस बात को स्वीकार नहीं करता, बल्कि सकारात्मक उदारवाद ने इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति की जो अति आवश्यक या मूलभूत आवश्यकता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तो इस प्रकार की जो मूल आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा आधुनिक उदारवाद स्वीकार करता है, परंपरागत उदारवाद इस बात को स्वीकार नहीं करता। जनता के विकास तथा उसकी वैज्ञानिक प्रगति की धारणा में विश्वास, जनता का विकास, राज्य द्वारा जनता का विकास किया जाए और जनता में अधिक से अधिक वैज्ञानिक धारणाओं का विकास किया जाए। उसके विचार हैं वो वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर होने चाहिए, वैज्ञानिक विश्वास होना चाहिए, ये उदारवादी विचारधारा मानती है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, अतः जो चुनाव प्रणाली है उसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर, जैसा कि भारत में पहले 21 वर्ष थी और उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, और वर्तमान में वयस्क आयु की जो आयु निर्धारित की गई, वयस्कता की एक आयु निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष है। तो इसी प्रकार सभी उदारवादी विचारधारा ये मानती है कि सभी क्षेत्रों में, सभी देशों में एक सार्वभौमिक अतः संपूर्ण देश में एक समान एक निश्चित आयु हो और उस निश्चित आयु के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, और जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष तरीके से किए जाने चाहिए। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव और व्यापक राजनीतिक सहभागिता पर बल। राजनीतिक सहभागिता जिसके पॉइंट के विषय में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में
प्रत्येक स्तर पर हिस्सा लेना या राजनीतिक कार्यों में सहभागिता दर्ज करना, और राज्य इसको अत्यधिक बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य सामाजिक हित की पूर्ति का सकारात्मक साधन है। जहाँ राज्य को आवश्यक बुराई माना गया था परंपरागत उदारवाद के अध्ययन अंतर्गत, उसी को अब एक सकारात्मक साधन मान लिया गया है सामाजिक हित की पूर्ति का। अतः राज्य के द्वारा समाज को एक उचित दिशा प्रदान की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन को एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सकती है, और समाज के परिवर्तन में राज्य एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता व वर्गगत असंतोष कम करने पर बल। सामान्यतः जो उदारवादी विचारधारा है वो धार्मिक या पाखंडवाद के विरुद्ध विचारधारा रही है। इसने किसी भी प्रकार धार्मिक और पाखंडवाद की जैसी विचारधाराओं को स्वीकार नहीं किया है। जहाँ तक इसने जो धार्मिक स्वतंत्रता पर भी अत्यधिक बल दिया है। राज्य सामाजिक हित पूर्ति साधन व्यक्ति में सांप्रदायिकता वर्ग असंतोष कम करने पर। अतः जो व्यक्ति में एक सामाजिक परंपराओं के आधार पर या धार्मिक जो सांप्रदायिकता है उसको समाप्त कर एक समरसता बनाने का प्रयास उदारवादी विचार द्वारा किया जाता है। लोकतांत्रिक समाज की राजनीतिक संस्कृति पर बल। जहाँ तक है उदारवाद लोकतंत्र का समर्थक रहा है, और जहाँ निरंकुश शासन जैसी विचारधारा हैं उनका हर स्थिति में विरोध उदारवाद द्वारा किया गया है। क्रांतिकारी परिवर्तन की अपेक्षा क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी विचारधारा जैसा कि मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से सरकार समाज में जो परिवर्तन की विचारधारा व्यक्त की गई थी, तो उदारवादी विचारधारा उसको स्वीकार नहीं करती, बल्कि उदारवादी विचारधारा का मानना है कि समाज में क्रमिक और धीरे धीरे तरीके से परिवर्तन किए जाने चाहिए, अचानक या आमूलचूल परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। इससे जो समाज की व्यवस्था है उसे समाप्त होने का या उसको अव्यवस्थित होने का डर बना रहता है। यदि उसको क्रमिक तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन किया जाए तो उसमें क्रमिक सुधार होंगे और उचित तरीके से सुधार होंगे। अल्पसंख्यकों, वृद्धों, दलितों के हितों की संवर्धन पर बल। अतः राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन उदारवादी विचारधारा करती है। बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल। जहाँ तक है उदारवादी विचारधारा पहले व्यक्ति स्वतंत्रता या खुले बाजार की नीति की समर्थक थी, उसकी जगह पर जो आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद है उसने मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया था। अतः जो अर्थव्यवस्था है वो राज्य के नियंत्रण में हो और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। अतः समाजवाद और उदारवाद की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, जिसमें या पूंजीवाद और साम्यवाद की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिसमें कुछ पूंजीवाद के लक्ष्य भी हों, जो पूंजीवाद के गुण हैं जैसे स्वतंत्रता है या व्यक्ति विकास की आवश्यक परिस्थितियां हैं वो भी हों, तो साथ साथ समाजवाद समानता जैसे गुणों का भी होना आवश्यक है। सामूहिक हित पर बल। अतः राज्य द्वारा सामूहिक या सामान्य जनता के हित पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था को लचीला बनाने व नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर बल, जिसको कि हम बात कर चुके हैं कि जो सकारात्मक उदारवादी विचारधारा है यह पूंजीवादी व्यवस्था, जो कि पहले पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक रही है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन करके एक नियंत्रित और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जाए। लोकतंत्र की समस्याओं पर नए ढंग से विचार करने पर बल। समान अवसर व अधिकार प्रदान करने पर बल। जो आधुनिक या सकारात्मक उदारवादी विचारधारा है ये समानता पर अत्यधिक बल देती है, जो कि प्राचीन या हम कहें कि शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा है वह व्यक्ति स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देती है, और सकारात्मक उदारवाद ने समानता को भी एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो हम देखते हैं कि उदारवाद काफ़ी, जो सकारात्मक उदारवाद है वो काफ़ी अच्छे अर्थों में एक उचित विचारधारा है, और इसको
अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार किया गया है, लेकिन फिर भी इसमें अनेकों कमियां हैं जिसके विषय में हम अभी बात करेंगे। तो आलोचना के रूप में यह स्वरूप भी बुर्जुआ वर्ग का ही दर्शन है। यह मूलतः पूंजीवादी यथास्थिति वार्ता पर बल देता है, या स्थिति यथास्थिति वादता पर बल देता है। तो जो पूंजीवादी ये उदारवादी विचारधारा है, ये शुरुआत से ही पूंजीवाद के समर्थन में रही है, और वर्तमान में इसका जो स्वरूप या सकारात्मक उदारवाद के कारण इसमें जो अपने आप में अपनी मूल विचारधारा में परिवर्तन किया है, इसका कारण भी पूंजीवाद को सहारा देना ही है। पूंजीवाद को बनाए रखना ही इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, इसकी महत्वपूर्ण स्थिति है। और ये क्रमिक सुधारों पर बल देती है, जैसा कि मार्क्सवाद ने ये कहा है। और पूंजी उदारवाद का जो सर्वाधिक आलोचना की गई है वो पूंजीवादी या मार्क्सवादी विचारकों द्वारा ही की गई है। तो मार्क्सवाद ने जो क्रांतिकारी परिवर्तन के विषय में बात कही थी, उस बात को अस्वीकार करते हुए ये क्रमिक सुधारों में धीरे धीरे सुधारों में परिवर्तन चाहती है। अतः उदारवादी विचारधारा एक रूढ़िवादी विचारधारा है। यह स्वरूप गरीबों की क्रांतिकारी आवाज को दबाने का प्रपंच है, जैसा कि मार्क्सवादी विचारधारा के, या फिर हम कहें कि मार्क्स द्वारा जो कहा गया था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पानी खोने के लिए तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण संसार पड़ा है। ऐसी विचारधारा को अतः मजदूरों के एक होने, गरीब व्यक्तियों के एक होने और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करने की इस विचारधारा पर प्रतिबंध लगाता है, अतः उसे रोकने का प्रयास करता है और क्रमिक सुधार धीरे धीरे सुधारों में करना चाहता है, धीरे धीरे सुधार करना चाहता है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार करता है। राज्य को शक्तिशाली बनाने पर बल देता है, जैसा कि मार्क्सवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, उसने राज्य को शोषण का एक यंत्र स्वीकार किया है, जबकि उदारवादी विचारधारा राज्य को एक शक्तिशाली व्यवस्था के रूप में स्वीकार करती है। अतः जो व्यक्ति के शोषण का साधन है, मार्क्सवाद जिसे राज्य को समाप्त करना चाहता है, वहाँ उदारवादी विचारधारा उस शोषण के यंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करती है, जिससे पूंजीवादी विचारधारा को प्रश्रय प्राप्त हो, अतः उसकी सुरक्षा की जा सके। यह पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा है। उदारवादी विचारधारा शुरू से ही पूंजीवाद से संबंधित रही है। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों के कारण ये पूंजीवाद के विरुद्ध में अपने विचार व्यक्त किए, बल्कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये फिर से पूंजीवाद के समर्थन में आ जाती है। इसका सामाजिक न्याय मात्र ढकोसला, जैसा कि उदारवाद ने सामाजिक न्याय या सामाजिक समानता के विषय में बात की है, वो केवल कुछ परिस्थितियों के कारण या साम्यवाद के भय के कारण ही इसने ये बात की, बल्कि मूल रूप से उदारवादी विचारधारा पूंजीवाद के समर्थन में रही है। अतः ये सामाजिक समानता नहीं चाहती, लेकिन जो अधिकांश गरीब व्यक्ति या मजदूर वर्ग साम्यवादी विचारधारा की तरफ आकर्षित हो रहे थे, अतः उन्हें साम्यवादी विचारधारा से रोकने के लिए सामाजिक समानता जैसे विचारों पर अपने विचार व्यक्त किए या इस प्रकार की विचारधारा व्यक्त की। वास्तविक रूप में उदारवादी विचारधारा सामाजिक समानता नहीं चाहती, केवल दिखावा करना चाहती है। यह स्वतंत्रता के लिए आवश्यक सामाजिक परिस्थितियों का बनाए जाने पर राज्य पर छोड़ता है, जैसा कि उदारवादी विचारधारा के द्वारा यह माना गया है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए जो आवश्यक सामाजिक परिस्थितियां हैं उनका निर्माण राज्य द्वारा किया जाए। अतः राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्वीकार किया गया और जो व्यक्ति के लिए आवश्यक स्वतंत्रता जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, वह राज्य द्वारा निर्मित की जाएंगी, तब व्यक्ति को प्राप्त होंगी, जो कि राज्य सामान्य व्यक्ति को ये स्वतंत्रताएं प्रदान सामान्यतः नहीं कर पाता, बल्कि केवल पूंजीपतियों को ही स्वतंत्रता या वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और ये पूंजीवाद के समाप्ति की
कोई बात नहीं करता, बल्कि पूंजीवाद को आगे बढ़ाते हुए बात करता है। जबकि जो साम्यवाद है ये पूंजीवाद को समाप्त कर साम्यवादी विचारधारा या नवीन साम्यवादी विचारधारा या वैज्ञानिक समाजवाद के विषय में बात करता है। तो इस प्रकार की विचारधारा उदारवाद द्वारा नहीं की जाती। नमस्कार भाइयों, आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर नए पॉइंट के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद भाई साहब।